नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की। मुरादाबाद में बीजेपी की परिवर्तन रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्षियों के हमलों पर मोदी ने जनता से कहा कि देश के पैसे पैसे पर जनता का हक है। मोदी ने अपने भाषण में जनता की भावनाओं को खूब अच्छे से भुनाया। प्रधानमंत्री इस बात के भी उन्होंने संकेत दिए हैं कि जनधन के खातों को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही उस पर कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये पैसा गरीबों का हो जाए। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं। ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि आज कतार कतार चिल्लाने वाले नेता ये भूल गए कि कभी मिट्टी के तेल और कभी चीनी के लिए भी कतार लगानी पड़ती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी पर विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। उधर लोगों को समझाया गया कि पैसे खर्च करने के लिए कतार में लगकर पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। नोटबंदी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न तो उनका कोई नेता है न कोई हाईकमान, उनके लिए जो कुछ है वो जनता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी की शुरुआत पहली सीढ़ी। सिर्फ भ्रष्टाचारियों का पैसा निकालना इतना नहीं है, भविष्य में ये बीमारी खड़ी न हो इसके लिए भी बूथ बंद करना है। सारा मोबाइल पे कारोबार सीख लोगे। आज अखबार में रोज एडवर्टाइजमेंट आती है। बेईमानी के सारे रास्ते बंद करने का यही तरीका है। नोटें छाप छाप करके हम बेईमानों की मदद करना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। बेईमान और बेईमानी स्वीकार नहीं है। देश की पाई पाई पर जनता का हक है। जो लोग बैंक के बाहर खड़े हैं वो ईमानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि मैं किसानों को सलाम करता हूं कि तकलीफ के बावजूद बुआई में कमी नहीं आने दी। किसानों की तकलीफ मेरी तकलीफ है और मैं किसानों को विशेष रूप से वंदन करना चाहता हूं। तकलीफ के बाद भी बुआई में कमी नहीं आने दी। पिछले साल से बुआई बढ़ी है। ये किसानों को सलाम करता हूं। जिन लोगों को इस देश की ताकत का परिचय नहीं है वो भ्रम फैला रहे हैं, निराशा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। नोटबंदी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। मायावती ने कहा कि नोटबंदी के पीछे प्रधानमंत्री का राजनीतिक स्वार्थ निहित है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए यह कदम उठाया। इस मामले में इस फैसले के पीछे सच्चाई एवं मुख्य कारण एकमात्र केवल कोरा बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपना राजनीतिक स्वार्थ ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए आए दिन अपने ही पुराने आदेशों को बदलकर अनेकों नए नए आदेश जारी करती रहती है और खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों में तो नोट वितरण में भी काफी भेदभाव किया जा रहा है। ये अटकलें लगाना। नोटबंदी के जरिए कालेधन को सफेद करने के विपक्षी आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बैंक खातों में सिर्फ पैसे जमा कर देने कालेधन को सफेद नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री ने कहा कि पैसे जमा करने वाले टैक्स देने की जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। आपका काम है, मैं काय को इस पे लगाऊं। मतलब जो आया भी है व्यवस्था में वो आने से व्हाइट तो नहीं बन जाता, उस पर टैक्स तो लगता है ना व्हाइट बनने से पहले।
By just depositing it, you don't avoid the responsibility of paying tax. केंद्र की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम यानी कि आईडीएस के तहत 13,860 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा करने वाले गुजरात के व्यवसायी महेश शाह को आयकर विभाग ने हिरासत में ले लिया। इससे ठीक पहले वो मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने कमीशन के लालच में कुछ लोगों के कहने पर पैसों का खुलासा किया था। शाह ने कहा कि वो आईटी अधिकारियों के सामने लोगों के नाम बताएंगे। उन्होंने कहा कि जिनके पैसों का खुलासा आईडीएस के तहत हुआ वो अंतिम वक्त में पीछे हट गए, इसीलिए वो टैक्स की पहली किश्त नहीं भर पाए। हालांकि शाह ने माना कि उन्होंने गलती की है और जल्द ही सारी बातों का खुलासा करेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने शाह के घर और उनके सीए के ऑफिस और घर पर 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक जांच की थी। नोटबंदी का आज 25वां दिन है, लेकिन इतने दिनों बाद भी देश में हालात जस के तस बने हुए हैं। बैंकों में पैसा नहीं है और एटीएम में भी कई जगह खाली पड़े हैं। कहीं लंबी कतारों में लगे लोग अपना आपा खो रहे हैं, तो कहीं बैंकों में ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। शहर से लेकर गांव तक लोग कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं। महीने का पहला सप्ताह चल रहा है और लोगों की जेब खाली। आज दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी की, उसको लेकर आज बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। नोटबंदी से आम लोग परेशान हैं। लोगों की जेब में पैसा नहीं और इसका असर बाजारों पर भी पड़ रहा है। फल और सब्जी मंडी से लेकर बड़े बाजारों में सन्नाटा पसरा है। दुकानदार ग्राहकों को इंतजार में बैठे हैं, लेकिन उनका धंधा नहीं चल पा रहा। बदायूं के ग्रामीण इलाकों में गए तो वहां पर देखने को मिला कि कैश को लेकर लोग खासे परेशान। जहां एक तरफ देश की जनता कैश की किल्लत से जूझ रही है, एटीएम के बाहर लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन गुजरात के राजकोट में शायद इसका कोई असर नहीं। तभी तो राजकोट में एक लोक संगीत कार्यक्रम के दौरान 2000 के लाखों नोट उड़ाए गए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से नोट उड़ाए गए। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद पैदा हुई कई समस्याओं में से एक के समाधान के लिए राजमार्गों पर टोल नाकों पर वसूली पर जो रोक लगाई गई थी, इस रोक को आज से हटा लिया गया। आज से फिर देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा खोल दिए गए और वाहन मालिकों से टोल की वसूली की जा रही। सड़क परिवहन राज्य मंत्री मनसुख एल मांडविया ने कहा कि 15 दिसंबर तक जहां टोल टैक्स 200 रुपए से ज्यादा है, वहां पर अभी भी 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे। टोल टैक्स से शुरू होते ही टोल नाकों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। फिरोजाबाद के थाना चुनला टोल प्लाजा पर वाहन चालकों और टोल कर्मियों के बीच में नोकझोंक भी हुई, जिसके चलते करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। इस बीच एक एम्बुलेंस भी काफी देर तक इस जैम में फंसी रही। जहां एक और जनता नोटबंदी से परेशान है, वहीं एटीएम के बाहर खड़े लोग लाठियां खा रहे हैं। मामला कायमगंज कस्बे में सेंट्रल बैंक का। जिस समय जनता कतार में लगी, उसी समय पुलिस ने लोगों के ऊपर लाठियां मारनी शुरू कर दी। कई लोगों को चोटें आई। प्राइवेट बैंकों के एटीएम बंद पड़े हैं, उनको अभी तक चालू नहीं किया जा सका। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण बैंकों में पैसा न होने से किसान खेती के लिए भी बीज नहीं खरीद पा रहे। आरोप है कि बैंक कर्मचारी अपने मिलने वालों को पैसे देते हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में यूपी पीसीएस संघ का शनिवार को 9 साल बाद वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ है, जिसका आगाज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोक भवन में किया। अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारियों की समस्याओं से अब अवगत हो गया हूं। अगली बार सपा की सरकार बनी तो अधिकारियों की समस्याओं का निराकरण करूंगा। यह अधिवेशन 9 साल के बाद आयोजित हुआ। आज विश्व विकलांग दिवस है। इस मौके पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल्स बांटी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विकलांग जन विकास एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री साहब सैनी ने किया। मुख्यमंत्री ने कई लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल्स बांटी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव से पहले एक अहम फैसला किया है। उन्होंने 5 जिलों की जिला कमेटियों को रद्द कर दिया है, जिनमें मऊ, जालौन, बागपत, मुजफ्फरनगर शामिल। इन सभी जिलों के नए जिला अध्यक्ष बनाए गए। बहरहाल सपा परिवार में चल रही तकरार खत्म हो गई, लेकिन शिवपाल अपने अंदाज में आ चुके हैं। उन्होंने एक अहम फैसले में 5 जिलों के जिला अध्यक्षों को बदल दिया।
गंगा की स्वच्छता को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गंगा को गंदा कर रहे उद्योगों को जल्द से जल्द बंद किया जाए, जिसके साथ ही अब 3 हफ्ते में हरिद्वार और ऋषिकेश में एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि गंगा में गंदगी पर उस इलाके का डीएम जिम्मेदार होगा। गंगा में प्रदूषण को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने गंगा के किनारे लगे तकरीबन 180 औद्योगिक संस्थानों को फौरन बंद करने के आदेश दिए। इसके अलावा सुनवाई के दौरान कोर्ट को जब ये बताया गया कि इन औद्योगिक संस्थानों को गंगा में गंदगी फैलाने के लेकर नोटिस देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस बात को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को ऐसे औद्योगिक संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भी आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रदेश के मुखिया हरीश रावत का सलूक दिव्यांगों के साथ बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा। दिव्यांग आयोग की मांग को लेकर दिव्यांग मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में लगी पुलिस ने दिव्यांगों के साथ धक्का मुक्की की। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के खास मौके पर ही दिव्यांगों के साथ उत्तराखंड पुलिस का ये रूप देखकर हर कोई दंग रह गया, जिससे गुस्साए इन दिव्यांगों ने जमकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। उधर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया आज हरिद्वार पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर पीएल पुनिया का जोरदार स्वागत किया। पीएल पुनिया ने कांग्रेस के बागी विधायकों पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बागियों को विधानसभा का मुंह तक देखने नहीं देगी। पीएल पुनिया ने हरीश रावत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही। बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी होमवर्क के इसको लागू किया गया, जिससे पूरे देश का हर वर्ग का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हमारा विरोध उससे है। नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर ने हरीश रावत सरकार पर निशाना साधा है। खुद को राज्य मंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर रोहित शेखर ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रावत सरकार ने उनको इस तरह का पद देकर उन्हें अप्रैल फूल बनाया। रोहित शेखर ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली, बल्कि अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इस बात का पता चला, लिहाजा उन्हें ये पद स्वीकार नहीं। होता है तो ये बड़ा गंभीर विषय होता है, तो उसमें जीओ जारी किया जाता है, एक लोग बुलाए जाते हैं और हस्ताक्षर की होगी सरकार या गृह सचिव या गवर्नर साहब की ओर से लेटर आता है, उस पर मेरी स्वीकृति और हस्ताक्षर होते हैं। मसूरी में बीजेपी के नेता सुनील उनियाल गामा ने कहा कि अगर पार्टी उन पर भरोसा करेगी तो मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी नेता ने मसूरी विधानसभा सीट से अपने दावेदार प्रस्तुति की है। वहीं उन्होंने ये बात भी साफ कही है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो जो पार्टी प्रत्याशी होगा उसका समर्थन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट मांगने का अधिकार सभी का है। साथ ही कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पूरे राज्य में सकारात्मक संदेश गया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आगामी चुनाव से पहले गुटबाजी की खबरें सामने आती रही हैं। ताजा मामला रामनगर का है, जहां पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरीश रावत को शिरकत करनी थी, लेकिन रामनगर कांग्रेस कमेटी में गुटबाजी के चलते मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। दून विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति घोटाले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने मोर्चा खोल दिया है। यूकेडी ने खुलासा किया कि दून विश्वविद्यालय में साल 2010 में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन विभाग में 4 सह प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन आवेदनों पर सूचना के अधिकार के तहत खुलासा हुआ कि 4 आवेदनों के लिए 172 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से सिर्फ 14 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 4 रिक्त पदों पर केवल 2 लोगों का ही चयन किया गया। फतेहपुर में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग में संगम एक्सप्रेस ट्रेन के रद्द हो जाने से रेलवे का टिकट कैंसिल कराने गई एक लड़की से काउंटर में बैठे लिपिक से विवाद हो गया। गाली गलौज के साथ लड़की के परिजनों ने मारपीट शुरू कर दी। रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना इलाके के पूरे मराइन खुदरे मजरे रूपा मऊ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने पुलिस की शह पर दूसरे पक्ष की महिलाओं समेत अन्य सदस्यों को जमकर पीटा। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी गई। कन्नौज में एक प्राथमिक स्कूल की दीवार ढहने से एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में आधिकारिक पुष्टि में 3 मासूम बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया।
नई दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही कैफियत एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 22 वर्षीय आदित्य शुक्ला अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था और सेल्फी लेने के इरादे से वो डिब्बे के गेट पर आ गया। इससे पहले वो सेल्फी ले पाता, अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। पुलिस ने उसको नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए आगरा रेफर किया गया। मुजफ्फरनगर के खतौली रेलवे लाइन पर रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, या यूं कहें कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खतौली में तहसील के सामने टूटी रेल लाइन से कई रेलें गुजर गईं, लेकिन रेल प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। जब मीडिया ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तब रेल प्रशासन ने इस मामले में सुध ली और आनन फानन टूटी लाइन की मरम्मत के लिए कर्मचारी भेजकर उसकी मरम्मत कराई गई। गाजियाबाद में 1 करोड़ की चोरी की गाड़ियां नोटबंदी की वजह से पकड़ी गई। 5 वाहन चोर पकड़े गए हैं, जिनसे करोड़ रुपए की गाड़ियां पकड़ी गई हैं। उनके पास से ड्रिल मशीन और ऐसी अन्य चीजें मिली हैं जिससे गाड़ियों के नंबर और चेचिस नंबर बदल देते थे। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में शादी के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक ने शादी में डीजे संचालक से अपनी पसंद का गाना बजाने को कहा था, जिस पर दोनों में विवाद हो गया और डीजे संचालक और उसके कुछ साथियों ने युवक को घेर चाकुओं से गोद दिया। उधर कानपुर में सर्दी ने पिछले 25 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मौसम वैज्ञानिकों ने यह तस्दीक की है कि 2.5 दशक में पहले कभी दिसंबर का आगाज इतनी ठिठुरन के साथ कभी नहीं हुआ। उन्होंने अगले 3 दिनों तक कोहरे का कहर जारी रहने की आशंका भी जाहिर की। मिर्जापुर के जमालपुर के औरैया गांव के रहने वाला निखिल हिंदू रीति रिवाज से जापान की रहने वाली आयुमी से विवाह कर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम उसने खाई। आयुमी के पिता युइची सटो चंदाइस हैं। पूरा परिवार जापान के मियोगी शहर में रहता है। दूल्हा निखिल कुमार सिंह, जिनके पिता राजेंद्र सिंह जमालपुर के पिछले गांव के रहने वाले। नोटबंदी के बाद से अवैध कारोबार पर भी इसका असर पड़ा है। काशीपुर और बाजपुर में कोसी नदी में नोटबंदी के बाद खनन में कमी आई। वन विभाग पुलिस प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद अवैध खनन पर रोक नहीं लगा सका, लेकिन नोटबंदी से अवैध खनन में भी कमी आई। पौड़ी के सतपुली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की खबर को एपीएन पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन ने संचालित हो रही नैडी नाम से पट्टे को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया। भी एसडीएम ने सबको निर्देश दे रखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो पुल हैं, जो नदी किनारे पुल हैं, उन पुलों से 1 किलोमीटर अपर स्ट्रीम 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कोई भी खनन नहीं होगा। यदि कोई खनन कार्य तो संबंधित के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। 1 अक्टूबर को खुलने वाला नदियों का खनन 2 महीने बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में भी नहीं खुल पाया है। इन सब के बीच इलाके में अवैध खनन का कारोबार जारी। हल्द्वानी के इंदिरा नगर इलाके में अवैध खनन कर रहे लोगों को वन विभाग की टीम ने पकड़ने की कोशिश की, तो अवैध खनन के कारोबारियों ने वन विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। कोट द्वार में ऑटो चालक की पिटाई का मामला सामने आया। ऑटो चालक की पिटाई के बाद गुस्साए यूनियन के पदाधिकारी हड़ताल पर चले गए। ऑटो चालक के हड़ताल पर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने भी समर्थन देने की बात कही है। आपको बता दें कि थाने के सामने एक पुलिस वाले ने ऑटो चालक की पिटाई कर दी थी और विवाद से गुस्साए चालक हड़ताल पर ही चले गए। गन्ना मूल्य घोषित होने के बाद गन्ना किसानों में उबाल आ गया है। सरकार के गन्ना मूल्य से गन्ना किसान बेहद गुस्से में। किसान संगठनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों ने गन्ना मूल्य 400 रुपए क्विंटल करने की मांग की है। किसानों ने हरी शावत मुर्दाबाद के जोरदार नारे भी लगाए। विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर साहब का 448वां सालाना उर्स मेहंदी डोरी की रस्म के बाद शुरू हो गया। इस दौरान देश के कई हिस्सों से ज़ायरीनों ने मेहंदी डोरी की रस्म में शिरकत की। मसूरी के कांडी गांव में बग्वाल त्योहार मनाया गया। पहाड़ों में बग्वाल का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग घास का लंबा रास्ता बनाते हैं और इस रस्से को खींचते हैं और माना जाता है कि जब भगवान राम वनवास में आए थे, उसी उपलक्ष्य में बग्वाल का ये त्योहार मनाया जाता है।
लांस नायक परमवीर चक्र विजेता शहीद एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्र सरकार की ओर से कैशलेस भारत की बात शुरू होते ही झारखंड को देश का पहला कैशलेस राज्य बनाने की मुहिम मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर बीते दिन मुख्यमंत्री ने रांची के नगरी में इस अभियान का उद्घाटन भी किया। रांची सिविल कोर्ट में एडॉप्शन अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस DN पटेल समेत सिविल कोर्ट के प्रधानायुक्त और न्यायिक अधिकारियों समेत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारी मौजूद रहे। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म जॉली LLB 2 की पहली झलकी जारी की है। अक्षय फिल्म में वकील की भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने शुक्रवार को ट्विटर और फेसबुक पर फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टार फिल्म काबिल अब 26 जनवरी के बजाय एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को रिलीज होगी। काबिल पहले 26 जनवरी को शाहरुख खान की फिल्म रईस से भिड़ने वाली थी। फिल्म के निर्माताओं ने घोषणा की है कि काबिल तय रिलीज से एक दिन पहले 25 जनवरी की शाम को रिलीज की जाएगी। अभिनेता शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत फिल्मकार करण जौहर के लोकप्रिय टॉक शो कॉफी विद करण के 5वें सीजन में साथ नजर आने वाले हैं। शाहिद ने यह एपिसोड शूट कर लिया है और फिल्म के सेट से पत्नी के साथ अपनी पहली फोटो भी शेयर की। यह पहली बार होगा जब दोनों किसी टेलीविजन चैनल पर एक साथ नजर आएंगे। अकीरा और फोर्स 2 जैसे एक्शन फिल्मों का हिस्सा रही सोनाक्षी अब काफी दबंग हो गई हैं। इसे दबंग गर्ल ने कहा कि फोर्स 3 उनके बिना नहीं बनेगी। एक के बाद एक एक्शन फिल्मों के लिए वाहवाही लूट रही सोनाक्षी का कहना है कि उन्होंने फोर्स 3 के निर्माताओं से उन्हें ही फिल्में लेने के लिए कहा। अभिनेत्री सनी लियोन इंटरनेट पर सर्च की जाने वाली नामी पर्सनालिटीज की लिस्ट में लगातार 5वें साल पहले पायदान पर आ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सलमान खान तक को पछाड़ दिया है। ये बात याहू इंडिया की तरफ से साल 2016 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों के आधार पर बनी सूची में सामने आई। लंबे वक्त तक विश्व क्रिकेट पर राज करने वाली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का हाल बेहाल है। टेस्ट सीरीज में लगातार हार के बाद खिलाड़ियों के बीच भी तालमेल बेहतर नहीं दिख रहा। उसेन बोल्ट को ट्रैक एंड फील्ड का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। उन्हें खेल के संचालन संस्था IAAF के वार्षिक पुरस्कार के लिए 6ठी बार चुना गया। मुंबई क्रिकेट संघ भारत और इंग्लैंड के बीच यहां 8 से 12 दिसंबर तक होने वाला चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच देखने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मुफ्त में पास देगा। MCA ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर वाले पत्र पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पास मुहैया कराए जाएंगे। ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु 2 पायदान ऊपर चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंक पर पहुंच गई हैं, जबकि BWF की ताजा विश्व रैंकिंग में साइना नेहवाल फिर से टॉप 10 में शामिल हो गई हैं। महान बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबित होने के कारण लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर प्रतिक्रिया देना अनुचित होगा। लेकिन BCCI का समर्थन करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा कि बोर्ड ने देश में खेल के लिए काफी कुछ किया है। एशियाई चैंपियन भारत को हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल 2017 में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ एक ही पूल में रखा गया है। हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल 2018 विश्व कप का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है जो 15 से 25 जून तक खेला जाएगा।